Hello students, welcome to Solutions module number 4. In our previous discussion we discussed about solubility of solids in liquids and now we are going to discuss solubility of gases in liquids. When we studied solubility of solids in liquids, then we said finally that liquids and solids are incompressible, means they are not compressible. So pressure has no effect on solubility of a solid in a liquid. But when we come to gas in liquid, when we are discussing solubility of a gas in liquid, then we know liquid is not compressible, it's okay. But gases are compressible. So, as gases are compressible, then we can easily understand that pressure has some role to play here. So what is that role? This was a pure liquid, the blue part initially. And then this yellow dots earlier, they were not inside the liquid. मतलब ये मान लीजिए कि पहले जब शुरुआत में क्या था, ये प्योर वाटर था, वाटर या कोई भी लिक्विड मान लें, और ये जो येलो से हमने डॉट्स बनाए हैं ऊपर ज्यादा हैं, नीचे भी हैं, कम हैं, ये यहाँ अंदर नहीं थे, पहले लिक्विड में नहीं एंटर किए थे, सोल्यूशन नहीं हुआ था, तो ये यहीं पर थे ऊपर. और ये महसूस किया गया कि जैसे मतलब किसी भी गैस की ये टेंडेंसी होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की आदत होती है फ्री घूमना, बिना किसी अट्रैक्टिव फोर्स से, बिना किसी बंधन के. सो बिना किसी बंधन के घूमने वाले ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे. अब ये लिक्विड में जाते तो लिक्विड में यानी कि सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते, अगर लिक्विड में डिसॉल्व होते तो इनको इतने से ही एरिया में रहना पड़ना था, यानी कि फिर बंधन में पड़ गए, इतने एरिया तक ये कन्फाइन हो जाना था, बंध जाना था इन्होंने. सो गैस की नेचर होती है बंधना नहीं चाहती. सो कोई भी गैस जो है उसकी नेचर बेसिकली तो ये है कि गैसेस लिक्विड्स में डिसॉल्व नहीं होना चाहती हैं, एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी. बट फिर भी हर गैस थोड़ी बहुत जो है लिक्विड में, हर गैस नहीं, काफी गैसेस जो हैं वो लिक्विड्स में घुल जाती हैं. लेकिन उनके लिक्विड्स में घुलने यानी कि मिक्स होने के प्रोसेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं. वैसे तो गैस जितनी कर डिसॉल्व होनी है उतनी, अब हमने जब गैस को लिक्विड के कांटेक्ट में रखा तो कुछ एक मॉलिक्यूल गैस के आप ये देख रहे होंगे वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गए. लेकिन हम इन मॉलिक्यूल्स की संख्या, ये जो लिक्विड के अंदर मिक्स हो चुके हैं, ये जो सॉल्यूशन बना चुके हैं, इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं अगर ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, अगर इस पिस्टन को हम यहां पे वेट रख दें, और ज्यादा वेट रख दें, यानी कि यहां पे प्रेशर बढ़ा दें, तो पिस्टन नीचे को मूव कर जाएगा. पिस्टन नीचे को मूव करेगा तो इन मॉलिक्यूल्स को और पुश मिलेगा और ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड में एंटर करके मिक्सअप हो जाएंगे. ये गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड का बेसिक ट्रेंड है और इसी ट्रेंड को फिर हेनरीज लॉ के नाम से जाना जाता है. हेनरी वॉज अ साइंटिस्ट जिसने बोला, जैसे कि मैंने आपको उस फिगर में भी बताया, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड. कहने का मतलब कि लिक्विड में कितनी गैस डिसॉल्व होगी ये डिपेंड करेगा कि आप ये ऊपर से प्रेशर कितना ज्यादा इस पे एक्सर्ट करते जाते हैं. अगर पहले ये वेट्स नहीं रखे थे तो केवल इतने ही मॉलिक्यूल्स जो थे वो इसमें डिसॉल्व हुए थे. अब तुमने वेट रखे हैं, पिस्टन नीचे को आएगा तो काफी ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स भी नीचे सॉल्यूशन में उतर आएंगे. सो हेनरी सेड दैट सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी हुआ कि मान लो यहां पे जितना उसका मोल फ्रैक्शन आएगा उसको हम सॉल्युबिलिटी से लेंगे. मोल फ्रैक्शन यू रिमेंबर ना, कि मान लो यहां पे सॉल्वेंट के मान लो यहां टोटल 50 मोल्स हैं. कितने हैं? 50 मोल्स फिलहाल. और शुरू में जब प्रेशर माउंट नहीं किया था तो 5 मोल जो थे वो गैस के
डिसॉल्व हुए थे। तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 5/50 प्लस 5। शुरू में बिना प्रेशर एक्सर्ट किए कितनी गैस का मोल फ्रैक्शन कितना आया था डिसॉल्व हुए का? 5/55। लेकिन जब तुमने प्रेशर माउंट किया यहां से तो समझ लो कि 5 और मोल जो थे वो गैस के सॉल्यूशन में उतर आए। तो प्रेशर और इंक्रीज किया तो टोटल अंदर कितने हो गए? 10 मोल हो गए गैस के। लेकिन मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 50 प्लस 10, दैट इज 10/60। और पहले आया 5/50। तो ये फाइनली जो बिफोर एक्सर्टिंग प्रेशर, तो गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? 5/55, दैट इज 0.09 मोल फ्रैक्शन आया गैस का इनसाइड द सॉल्यूशन। और जब आपने प्रेशर एक्सर्ट किया तो 10/60, दैट इज 0.16। अब ये 0.09 था और ये 0.16, यानी कि जब हमने प्रेशर एक्सर्ट किया तो गैस की सॉल्युबिलिटी, इट्स मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन, वो इंक्रीज कर गया। इसी बात को हेनरी ने इस तरह कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, कि जब आपने गैस का प्रेशर लिक्विड के ऊपर बढ़ा दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी। ये हेनरी का मतलब था। सो हेनरीज लॉ को फिर हम इस तरह से ये कर सकते हैं, या चलिए 2 गैसेस के और एग्जांपल लेते हैं फिर इसको कंक्लूड करते हैं। वी टेक गैस नंबर 1 और यहां पे उसका प्रेशर क्या है? P1 है उस गैस का प्रेशर। और दूसरी गैस जो है वो रादर गैसेस आप सेम लें, गैसेस सेम है लेकिन सेम गैस सेम सॉल्वेंट, सेम गैस सेम सॉल्वेंट, लेकिन यहां पे प्रेशर कितना है? P1। ऊपर से हमने प्रेशर P1 माउंट किया है और यहां पे प्रेशर कितना है? P2। लेट अस से P2 इज हायर ऊपर से। तो P1 कम प्रेशर है तो देखिए गैस फेज में, यानी कि ये वाला जो है ये गैस ज्यादा है और सॉल्यूशन में कम गई है। जब प्रेशर बढ़ा दिया आपने तो काफी ज्यादा गैस जो है सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर गई है और कम जो है वो गैस फॉर्म में रही है। यानी कि हेनरी के अनुसार अगर हमने चलना हो तो P1 प्रेशर पे कितनी गैस डिसॉल्व हुई होगी? P1 प्रेशर और X1 का रिलेशनशिप सीधा सीधा है। P1 विल बी प्रोपोर्शनल टू X1। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द सॉल्यूशन। और P2 पे क्या आ जाएगा? P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। ये जो ऊपर प्रेशर है इसका और किसका, यहां पे जो गैस डिसॉल्व हुई है उसका सीधा सीधा संबंध है। कहने को कंक्लूड कर सकते हैं कि vapor pressure of a gas above the surface of liquid, that is P, is directly proportional to the mole fraction of gas inside the solution. तो pressure of मतलब solubility of a gas in a liquid and vapor and pressure of the gas above the surface of liquid, they are directly related. तो ये हेनरीज लॉ आ गया। हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं that soluble pressure of a gas above the surface of a liquid is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. और P को आप ये कह सकते हैं P is equal to KH into X. Now what is this KH? KH is a proportionality constant और क्योंकि हेनरी ने ही इसको डिस्कवर किया था तो इसका नाम क्या हुआ? हेनरीज कांस्टेंट कहेंगे इसको। हेनरीज कांस्टेंट की, और इससे पहले कि हेनरीज कांस्टेंट के बाकी फैक्ट उसके फीचर्स में आपको बताऊं, ये एक ग्राफ देखें आप। ये है इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन आएगा और इधर आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है उसको वाटर में डिसॉल्व करके देखा, तब ये ग्राफ उसका रीडिंग्स लेके, तो ऐसा ग्राफ किसी भी गैस का इसी तरह का ग्राफ आता है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड भी बढ़ती जाती है। तभी ये ग्राफ जो है इस तरह का स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब ये ऐसा वाला ग्राफ जो है ये बोलता है कि इन दोनों चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी डेफिनेटली बढ़ेगा। अब
बात करते हैं हेनरीज कांस्टेंट की। हेनरीज कांस्टेंट KH जो है ये ऐसा कांस्टेंट नहीं है कि सभी गैसेस के लिए एक ही हो। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। सबसे पहली बात ये याद रखें, KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। मतलब किसी गैस के लिए KH की वैल्यू लो होगी, किसी गैस के लिए KH की वैल्यू हाई होगी। लेकिन हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। जिस गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगी, और जिस गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू लो होगी वो गैस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगी। क्या मतलब हुआ इस चीज का? ये इस एग्जांपल से चलिए हम इसको देखते हैं। वी टेक, इसको एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। जो नाइट्रोजन है उसके KH की वैल्यू, उसका हेनरीज कांस्टेंट है 76.48 बार, किलो बार रादर, 76.48 किलो बार। और ऑक्सीजन के हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 34.86। ओके, अब हमने क्या किया कि ये वाटर लिया और सेम प्रेशर यहां पे नाइट्रोजन पे एक्सर्ट किया 98.7 बार। ये वाटर है, वाटर के ऊपर नाइट्रोजन गैस थी, पहले जितनी डिसॉल्व होनी थी उतनी हो गई एट इट्स ओन, लेकिन हमने इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर 98.7 बार का पुश दिया नीचे को, ताकि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन यहां डिसॉल्व हो सके, और हो गई। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी हमने वाटर के कांटेक्ट में रखा और यहां से प्रेशर दिया 98.7 बार। जितना हमने नाइट्रोजन को प्रेशर दिया उतना ही प्रेशर हमने ऑक्सीजन को दिया। तो हेनरीज लॉ की इक्वेशन बन गई P = KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनसाइड द सॉल्यूशन। यही बननी थी, P = KH × X लेते हैं ना, यहां पे X हमने किसका लिया? नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, जो कि सॉल्यूशन में चला गया होगा। कब? जब हमने कितना प्रेशर उसमें माउंट किया? 98.7 बार। और इस तरफ क्या इक्वेशन बन गई? P = KH × XO2, यानी कि P 98.7 इसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं अभी, कि ये जो पार्शियल प्रेशर है 98.7, दिस विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन विच गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहां पे 98.7 रख दिया और यहां पे भी 98.7 रख दिया। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए 76.48 है और ऑक्सीजन के लिए 34.86 है, वो पुट कर दी। तो यहां पे नाइट्रोजन कितनी डिसॉल्व हुई? 98.7 डिवाइडेड बाय 76.48, दैट इज 1.29 आया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। और यहां देखें ऑक्सीजन का कितना आ गया? वो आना था 98.7 डिवाइडेड बाय 34.86, तो O2 आ जाना था, वो आया 2.83। साफ देख लें, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन आया 1.29 और ऑक्सीजन का आया 2.83। अब याद करें, नाइट्रोजन का मोल जो हेनरीज कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हाई थी और ऑक्सीजन का हेनरीज कांस्टेंट जो था वो लो थी। सो मैं ये समझाना चाह रही थी आपको कि जिन गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट लो है उनकी सॉल्युबिलिटी इन गिवन सॉल्वेंट या इन वाटर जो है, ये वाटर के रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं फिलहाल तो हम, तो वो जिन गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू लो होती है उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, जिन गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट हाई है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी। ये याद रखें। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट की हर गैस के लिए उसकी सेम वैल्यू होगी। सो हेनरीज कांस्टेंट के ये दो फीचर्स आप याद रखेंगे। और इसके एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि वाई एक्वाटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल एट लोअर टेम्परेचर। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करनी हो हमने कि वाई एक्वाटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल एट लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे एक्वाटिक लाइफ जैसे फिश वगैरह है ये
ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं पानी में? फिश का सर्वाइवल पानी में इसलिए होता है कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, तो उसके कारण उसकी ब्रीदिंग उस पे ऑक्सीजन पे चलती है। तो ज्यादा ऑक्सीजन अगर फिश को पानी में मिलती रहेगी तो फिश या बाकी एक्वाटिक लाइफ जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, और पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो वो एक्वाटिक लाइफ जो है वो कम कंफर्टेबल हो जाएगी। तो इस सवाल में हमसे पूछा है कि व्हाई एक्वाटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे एक्वाटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होती है, इसका मतलब लो टेम्परेचर पे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन घुली रहती है, इसलिए वो कंफर्टेबल होती है। अब क्यों घुली रहती है? क्योंकि हमें हेनरीज कांस्टेंट का थर्ड फीचर जो है वो पता होना चाहिए कि KH हेनरीज कांस्टेंट वेरीज विद टेम्परेचर। Higher the temperature, higher will be value of Henry's constant for same gas, and lower the temperature, lower will be the value of Henry's constant for same gas. मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, KH के बढ़ने का मतलब है गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सेम गैस, सेम सॉल्वेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरीज कांस्टेंट बढ़ जाता है और गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल ये देखिए, N2 का KH हेनरीज कांस्टेंट 293 केल्विन पे होता है 76.48, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें 303 कर दें तो 88.84 वैल्यू आ जाती है KH की। यानी कि आप तीसरा फैक्टर क्या याद रखेंगे KH के बारे में? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड एट हाई टेम्परेचर। अब एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ देखें। सबसे पहले आपको याद होगा, वेन एवर यू ओपन ए सोडा वाटर बॉटल फिज कम्स आउट, बहुत से बबल्स और झाग वहां से निकलती है। वो इसलिए निकलती है कि जब आपने सोडा वाटर बॉटल को पैक किया था, जब उसको यहां से सील किया था, उस वक्त आपने काफी हाई प्रेशर करके कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे पुश किया था, और वो वाटर में, क्योंकि आपने प्रेशर हाई रखा था, इसलिए बड़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई थी, और आपने हाई प्रेशर पे ही उसको क्या कर दिया, सील कर दिया था यहां से। लेकिन व्हेन यू ओपन अप दिस सील और लिड ऑफ दिस सोडा वाटर बॉटल, तो क्या होता है, दिस सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू प्रेशर आउटसाइड। बाहर का प्रेशर क्या है, अब कम है। अब बाहर प्रेशर कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इस सॉल्यूशन में, सोडा वाटर में कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर घुली हुई थी वो बबल्स के रूप में बाहर आती है। दैट्स व्हाई वी सी अ फिज व्हेन वी ओपन ए सोडा वाटर बॉटल। सो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन ए सोडा वाटर बॉटल इज ओपनड, द सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू लोअर प्रेशर आउटसाइड, but when it was packed, the bottle was packed or sealed, it was sealed at high pressure, which made more carbon dioxide to get dissolved inside the solution, and when the pressure is reduced by opening up the lid, the dissolved carbon dioxide becomes insoluble and it comes out in form of a fizz. ये याद रखें। फिर आता है स्कूबा डाइवर्स बैंड। ये जो गोताखोर होते हैं, ये जब इससे पानी से बाहर आते हैं तो क्योंकि सी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, और उस वक्त क्या होता है कि ये जो अपने साथ इनहेल कर रहे होते हैं गैसेस, वो ज्यादा मात्रा में हाई प्रेशर के कारण इनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जैसे स्कूबा डाइवर बाहर आता है तो बाहर जो है प्रेशर कम होने के कारण, समुद्र से बाहर जब आएगा तो प्रेशर कम होने के कारण वो गैसेस जो इसके ब्लड में डिसॉल्व होंगी वो इनसॉल्युबल हो जाएंगी, लेस सॉल्युबल हो जाएंगी। लेस सॉल्युबल हो जाएंगी तो वो बबल्स के रूप में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बाहर को आने की कोशिश करेंगी, और ब्लड कैपिलरी में जब भी कोई एयर का बबल, गैस का बबल ट्रेवल करेगा, दैट विल कॉज पेन विच इज कॉल्ड एज बेंड्स। एक एनॉक्सिया होता है। एनॉक्सिया क्या होता है, जैसे आप बड़ी हाइट पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं, तो यू फील ब्रेथलेसनेस और थकान बहुत एकदम से महसूस होती है। वो क्यों होता है? जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अनदर फैक्टर, वो तो रहने दीजिए।
जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड दैट इज HP, वो कम होती जाएगी। जब हम लोअर लेवल पे हैं, सी लेवल पे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो हमारे ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। जब हम हाइट पे चले जाते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है बाहर से। अब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम हो गई है, तो उसी के कारण हम ब्रेथलेसनेस महसूस करते हैं और उसी के कारण हमें थकान ज्यादा महसूस होती है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।